तो ठीक है, हमने बायोलॉजी शुरू करी थी क्लास 9th की। उसका चैप्टर का नाम था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। सेल से मिलकर बने हुए हैं वो। तो आज हम वही देखेंगे कि वो सेल है क्या जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, व्हाट आर सेल्स। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल आता है कि व्हाट आर सेल्स, कि व्हाट आर सेल्स। पहले तो हमने देखा लाइफ किन किन में होती है, प्लांट्स और एनिमल्स में होती है। किसी के अंदर भी लाइफ है तो उसको 3 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन क्या थी कि वो क्या करे, ग्रोथ शो करे। दूसरा वो क्या करे, रिप्रोड्यूस करे। और तीसरा वो क्या करे, अडॉप्ट करे। क्या करे, अडॉप्ट करे। जैसे हमको ठंड लगती है, जब ठंड लगती है ना सभी को, तो आप क्या करते हो, ठंड लगती है तो क्या करते हो, कंबल लेते हो। गर्मी लगती है तो क्या करते हो, गर्मी लगती है तो क्या करते हो, फैन एसी लगा दिया आपने। या गर्मियों में भी स्वेटर पहनकर घूम रहे हो, कल लगा कर आना। क्यों, आप क्या कर रहे हो, आपकी आसपास की सिचुएशन बदल रही है और आप क्या करते हो, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट कर लेते हो। ठंड है तो स्वेटर पहनोगे, आपने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। ठंड है तो आग सेकने लग पड़ोगे। गर्मी में सेकते हो आग, आग मिल जाए आज सुबह सुबह, करते हो सुबह सुबह आग सेकते हो। सेकना गर्मियों में, सेकना नहीं सेकते। आप क्या करते हो, अडॉप्ट करते हो। तो चल गया बता, पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करे, ग्रोथ शो करे। ठीक है, ग्रोथ। कोई आदमी बड़ा हो जाए तो छोटा होता है, नहीं होता। ग्रोथ शो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपने जैसे को क्या करेगा, पैदा करेगा। अडॉप्ट क्या करेगा, सिचुएशन जैसी भी होगी उसके अकॉर्डिंग खुद को वो डाल लेगा। तो ये किसी भी, तो ये 3 कंडीशंस हैं जो अलग करती हैं, क्या करती हैं, जो अलग करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अब फिर हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसा है क्या, तो हमने कहा था उनमें क्या है, सेल्स हैं। क्या है, सेल्स हैं। और फिर हमने बोला था कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों स्ट्रक्चरल, क्योंकि जितने भी जो भी बॉडी ऑर्गन्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। फंक्शन क्यों बोला था, क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज होती हैं वो सारी कहां पे होती हैं, सेल्स के अंदर होती हैं। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट आर सेल्स, तो सेल्स को मैं क्या बोलूंगा सिंपल लैंग्वेज में, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसको हम इस तरह से समझते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स को, जैसे आप घर बनाते हो, आप बनाते हो घर, कौन बनाता है घर, मिस्त्री। मिस्त्री को क्या बनाना है, एक घर बनाना है, हाउस बनाना है। तो हाउस बनाने के लिए यू नीड टू टेल मी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक घर बनाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा घर बनाने के लिए, क्या चाहिए, ईंट चाहिए, माने ब्रिक चाहिए, है ना। फिर वो क्या करेगा, हाँ सीमेंट भी होता है, ठीक है, सीमेंट, सैंड, पत्थर, पत्थर क्यों चाहिए, अच्छा ठीक है, प्लैंथ वरना है इनको, स्टोन वगैरह, है ना। ये बेसिक चीजें होती हैं, हाँ लोहा सरिया, है ना। तो ये क्या है, घर बनाना है तो ये चीजें तो चाहिए ही चाहिए, है ना, ये चीज तो चाहिए ही चाहिए। अब अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, सिर्फ एक सेल चाहिए। अब जैसे हम क्या करते हैं, एक के ऊपर एक क्या करते हैं, ईंट बनाते जाते हैं ना, रखते जाते हैं। एक ईंट रखी हमने, फिर बगल में एक ईंट रखते चले, तो क्या बनता है, एक कमरा बन जाता है। फिर बड़े सारे कमरे बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक घर बन जाएगा, है ना। ऐसे होता है, एक ईंट से पहले हम इकट्ठी करते गए, स्टैक करते गए तो एक कमरा बन गया। फिर एक कमरा बना, फिर हमने दूसरा कमरा बनाया, है ना, 2 लिविंग रूम, फिर एक किचन बना, फिर एक बाथरूम बना, फिर एक लॉबी बनी, तो पूरा क्या बन गया, एक घर बन गया। घर कैसे बना, हमने क्या किया, ईंट को इकट्ठे करते चले गए तो क्या बन जाता है, घर बन जाता है। उसी तरह से सेल्स भी एक तरह की ईंट ही है। सेल्स क्या है, एक तरह की ईंट है।
बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा गया है, क्योंकि एक सेल मिलकर 2 3 4 5 ऐसे लाखों करोड़ों सेल मिलेंगे तो ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन से और 2 3 और आगे बनते जाएंगे, है ना, तो पूरी बॉडी बन जाती है। इसलिए इनको क्या कहा गया है, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा गया है। ये समझ में आ गया, है ना। उसके बाद एवरी सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। हर एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक जो भी जिंदा है, जो भी लिविंग है, वो किससे बना होगा, सेल से मिलकर बना होगा। और हमारी बॉडी में तो पूछे कितने सेल्स है, तो बिलियंस से लेकर ट्रिलियंस ऑफ सेल, 1 2 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ नहीं, पता नहीं कितने करोड़ों सेल, करोड़ों ट्रिलियन। आपका शरीर इतने सेल से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सेल से। किससे, सेल से। उसके बाद सिमिलरली द ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन देयर कंप्लेक्सिटी। ह्यूमंस ही नहीं, ह्यूमंस के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे भी किससे मिलकर बने होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से। और सेल्स की अलग अलग शेप हो सकती है, अलग अलग साइज हो सकता है। कितने तरह के सेल्स होते हैं, जैसे हमने स्टेम सेल्स याद रखो, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, है ना, हमारा खून वो भी सेल से मिलकर बना है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, पता है ना। हमारा मसल्स ये भी सेल से मिलकर बने हुए हैं। फैट सेल्स देखते हो, चर्बी बहुत हो गई है इसके अंदर, चर्बी बहुत हो गई है, क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद है, सबसे ज्यादा फैट सेल्स। हमारी स्किन एपिथेलियल ये भी सेल से बनी हुई है। नर्व सेल जो हमारा मैसेज लेकर जाते हैं ब्रेन तक, और फिर वहां से मैसेज लेकर आते हैं कि भाई कुछ करो, ठीक है। एंडोथेलियल सेल्स, सेक्स सेल्स, है ना, स्पर्म और ओवम या एग, ठीक है। उसके बाद पैनक्रिएटिक सेल्स, कैंसर सेल्स, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। हम हर एक सेल को अच्छे से पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कितने तरह के सेल्स हैं, ठीक है, क्या काम है उनका, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। उसके बाद इन सेल को समझने से पहले, इन सेल्स को समझने से पहले कुछ साइंटिस्ट्स ने थ्योरी दी सेल के ऊपर। इस चीज को समझने के लिए कौन कौन थे, एक था थियोडोर श्वान, क्या नाम है, थियोडोर श्वान, मैथियस शेल्डन और रुडोल्फ वर्च्यू। इन्होंने क्या दिया, अलग अलग टाइम पे थ्योरीज दी सेल के ऊपर। क्या क्या नाम है, थियोडोर श्वान, मैथियस शेल्डन और रुडोल्फ वर्च्यू ने, इन्होंने क्या दी, सेल के ऊपर थ्योरी दी। अब वो कौन सी थ्योरी थी कि इन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स, वो सारे किससे मिलकर बने होंगे, सेल से मिलकर बने होंगे। ये पहला प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल, सिद्धांत, जिसको हम टेनेट भी कहते हैं, टेनेट कि 3 टेनेट्स हैं सेल थ्योरी को लेकर। पहला टेनेट क्या है, क्या पहला प्रिंसिपल क्या कहलाता है, पहला रूल क्या कहलाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेकर, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे किससे मिलकर बने होंगे, सेल से मिलकर बने होंगे। दूसरा नियम कहता है, दूसरा टेनेट, दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने भी फंक्शंस होंगे हमारी बॉडी के अंदर, फंक्शंस ये मत समझना सर शादी मोख मुन्नन, वो फंक्शंस नहीं, फंक्शन जैसे रेस्पायरेशन, फंक्शन जैसे एब्जॉर्प्शन, फंक्शन जैसे रिप्रोडक्शन, वो सारे फंक्शंस किसमें होंगे, सेल्स के अंदर होंगे। जैसे हमको एनर्जी मिलती है तो एनर्जी कहां पे स्टोर है, हमारे सेल्स के अंदर। आई बात समझ में, खाने से एनर्जी कहां मिलेगी, सेल्स में। प्रोसेस होती है रेस्पायरेशन, खाना हमारे सेल्स के अंदर होता है, फिर हम रेस्पायर करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, फिर वो खाने की ब्रेक डाउन कर देते हैं, फिर वहां से हमको एनर्जी मिलती है। ये सारी गतिविधियां, ये सारी एक्टिविटीज कहां पे हो रही हैं, एक सेल के अंदर। तीसरा कहता है कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम अदर सेल्स दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, कि जितने भी नए सेल्स बनेंगे वो किससे बनेंगे, जो पहले थे। आई बात समझ में, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जैसे मैं कहूं कि इस रूम में क्या है,
एक गाड़ी है। क्या है? एक इस रूम में क्या है? एक गाड़ी है। आप किसी और को बोलो, कोई बाहर से आया, ठीक है, इस रूम से गाड़ी निकली, इस रूम से क्या निकली, तो उसके दिमाग में क्या जाएगा पहले कि गाड़ी पहले से वहां पे थी। सेम उसी तरह से अगर क्या होता है, हमारे सेल्स 1 से 2 होते हैं ना, 1 से क्या होते हैं? 2। अब ये 2 कहां से बने? क्योंकि ऑलरेडी पहले क्या था, वहां पे सेल था। कोई बात ये क्लियर? क्या कहने का मतलब क्या है कि जितने भी सेल्स हैं वो किससे पैदा होंगे? पुराने सेल से। कोई नया सेल पैदा नहीं हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नई लाइफ को पैदा करने के लिए हमेशा एक पहले से लाइफ का मौजूद होना इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को ध्यान रखना कि क्या बोला मैंने कि जब भी नई लाइफ कहीं पैदा होती है, क्या जब भी कहीं नई लाइफ पैदा होती है जिस जगह पे, इसका मतलब उस जगह पे पहले से क्या मौजूद था? लाइफ मौजूद थी। पहले से क्या मौजूद था? लाइफ मौजूद थी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इसी टेनेट को लेकर है कि जहां कहीं पहले लाइफ नई पैदा होगी, जहां कहीं क्या होगा? नई लाइफ पैदा होगी, वहां पे ऑलरेडी लाइफ मौजूद होगी। जैसे आपने देखा होगा ना, कहते हैं अरे जैसे वो पिल्लो नहीं होता, पिल्लो है ना, पिल्लो, वो सबसे पता है बहुत सारे उसमें ना बैक्टीरिया लगे होते हैं, वो जब मैला हो जाता है, पता है, हम रखते हैं ना, तो कहते हैं कि हर हफ्ते के बाद, हर तीसरे दिन के बाद पिल्लो कवर चेंज करना चाहिए। आपने देखो कईयों में ऐसे इधर गर्दन में रैशेज हो जाते हैं, होते हैं, किनकी वजह से होता है? क्योंकि वो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब वो कहां पे है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? नए पैदा हुए नहीं, वहां पे पहले से मौजूद थे। आपने धोया नहीं, साफ सफाई नहीं रखी, तो वो ग्रो करते चले गए, ग्रो करते चले गए। क्या करते चले गए? ग्रो करते चले गए। या फिर जैसे आपने देखा होगा कि दूध फट जाता है, खुला रखा हो, फ्रिज में नहीं रखा हो, तो एक दिन में क्या हो गया? दूध फट गया। वहां पे कुछ ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर गए जिन्होंने दूध को फटा दिया। लेकिन जब आप उसको बॉयल करके रखो, उसको ठंडे टेम्परेचर में रखो, तो वहां पे ग्रोथ नहीं होती बैक्टीरिया वायरस की, जो उस दूध को खराब कर दे। वो पहले से मौजूद है वहां पे, वो क्या है? पहले से मौजूद है। आई बात समझ में? और जहां पे ऑलरेडी लाइफ होगी, उसी से नई लाइफ पैदा होगी। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कहीं पे नए सेल्स बनेंगे, इसका मतलब वहां पे ऑलरेडी सेल्स मौजूद हैं। ये बात क्लियर हुई कि कहने का मतलब कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम अदर सेल्स, के जितने भी सेल्स हैं जो कहां से आ रहे हैं? अदर सेल से, कहीं और सेल से, वो पहले से क्या थे? मौजूद थे।